अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। जरा सोचिए, आपके नाम का क्रेडिट कार्ड कोई और इस्तेमाल कर रहा हो और क्रेडिट कार्ड से हुई खरीदारी की देनदारी आपके मत्थे पर आ जाए। निश्चित तौर पर आपका सिर चकरा जाएगा। किसी तरह आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपको इसकी जानकारी तक ना हो। दरअसल इसी को आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। आखिर जालसाज कैसे करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट से आप बचाव कैसे करेंगे? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, आगे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सावधान, चोरी हुई आपकी पहचान। आपकी पहचान क्या है? आप सोच रहे होंगे कि हम ये सवाल आपसे क्यों कर रहे हैं। इस सवाल के क्या मायने हैं? दरअसल ये सवाल जितने अहम हैं, उतने ही ज्वलंत भी। दरअसल आपका आधार कार्ड, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड, आपकी पहचान का एक अहम दस्तावेज है। लेकिन जब जालसाज आपके इसी दस्तावेज पर डाका डाले तो आपको इसकी थोड़ी भी भनक ना लगे तो इससे आप क्या कहेंगे? दरअसल आजकल आइडेंटिटी थेफ्ट नाम से एक बड़ा घोटाला देश भर में चल रहा है और इसके जरिए जालसाज आपकी गाढ़ी कमाई पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट नाम से आप चौंक गए। चलिए पहले पूरा मामला आपको समझाते हैं। मुंबई में एक प्रोजेक्ट इंजीनियर को फोन आता है कि उनकी ओर से लिए गए लोन की EMI बकाया है, जिसे वो जल्द से जल्द चुकाएं। ऐसा फोन आने पर शख्स न केवल चौंक गया, बल्कि जब उसने अपना सिबिल स्कोर चेक किया तो ये पाया कि उसके नाम से कुल 4 लाख रुपए के 3 फर्जी लोन लिए गए हैं। दरअसल सच्चाई ये थी कि इस शख्स ने ऐसा कोई लोन लिया ही नहीं था। और हद तो तब हो गई जब शख्स को ये पता चला कि उसके नाम से 4 क्रेडिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और उससे करीब 10 लाख रुपए की शॉपिंग भी की जा चुकी है। तो इस शख्स के होश उड़ गए। तो अब आप समझ गए, दरअसल इसे ही कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आपके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल कर कोई और आपके नाम से लोन या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी को अंजाम दे रहा हो। तो आखिर आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी बला से बचे कैसे? अब इसे भी समझना बहुत जरूरी है। एक तो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की जानकारी को सुरक्षित रखें, वहीं इसके मजबूत पासवर्ड पर जोर दें। कहीं अनाप शनाप जगह अपने आधार या पैन कार्ड की फोटो कॉपी ना छोड़ें, ना ही किसी अनजान व्यक्ति को दें। सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म पर ही जरूरत के हिसाब से अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को साझा करें। वहीं अगर अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई आपने किया है तो अपना मास्टर आधार कार्ड की फोटो कॉपी ही उपलब्ध कराएं, ताकि कोई जालसाज आपके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल ना कर सके। वहीं शॉपिंग के दौरान कार्ड को स्वाइप करते वक्त एहतियात बरतें। ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी घटना से बचाने में मददगार साबित होंगी। अब तो आप आइडेंटिटी थेफ्ट के खतरे को भांप ही चुके होंगे, कैसे जालसाज लोगों को इसके जरिए ठगते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगाते हैं। तो फिर इस तरीके की ठगी से सचेत रहें, सजग रहें और खुद के साथ दूसरों को भी जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं 3 खास मेहमान। आनंद कुमार बजाज हैं हमारे साथ, फाउंडर एंड CEO नियरबाई पे नियरबाई। और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एंड साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ अमित दुबे हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो अमित जी, आशुतोष जी और आनंद सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले अमित जी आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट ये लगातार एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। साथ में जब से AI का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तब से ये समस्या और विकराल होती जा रही है। अभी मैं एक डेटा देख रहा था जहाँ पर 2024 में भारत में साइबर धोखाधड़ी से होने वाली वार्षिक हानि करीब 1700 करोड़ की है और 11 लाख वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं 2023 में। ये हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये समस्या कितनी विकराल है और आगे कितनी विकराल होती हुई दिख रही है। दूसरा, इसको आसानी से कैसे समझें।
देखिए, बिल्कुल समस्या तो बड़ी है ही और तेजी से बढ़ रही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जो केसेस पहले 500-600 केसेस पर डे थे, वो आज की डेट में 5 से 7,000 केसेस पर डे आते हैं। तो अपने आप में बता रहा है कि संख्या 10 गुना तो वैसी हो गई है पिछले 4 साल। और आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस बहुत कॉमन है, चाहे वो सिम स्वैपिंग हो, चाहे वो आपका आधार स्वैपिंग हो, चाहे आपकी बाकी डिजिटल आइडेंटिटीज हैं वो स्वैप हो जाते हैं। अब आधार के लिए एक प्रोविजन है सरकार का जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं है। आप अपने myaadhar.uidai.gov.in पर जाएं और वहां पर अपने आधार का वेरिफिकेशन ब्लॉक कर दें, और ब्लॉक और अनब्लॉक की सुविधा है, पर अक्सर लोग वो प्रोविजन यूज ही नहीं करते। तो उसमें दो तरीके से कोई आधार आपका मिसयूज कर सकता है। एक ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होता है और एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक जो पॉस टर्मिनल होते हैं उनसे पैसे निकल जाते हैं आपके अकाउंट से, क्योंकि आपका आधार नंबर हो और आपका किसी ने फिंगरप्रिंट क्लोन कर लिया तो पैसा विड्रॉ कर सकता है आपके बैंक अकाउंट से। तो ये रिस्क बने रहते हैं। ऐसे में आपको अपने आधार सर्वर पर जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को ब्लॉक कर दें, ताकि ना कोई केवाईसी करा पाए आपके आधार का। यदि उसके बाद नंबर भी है तब भी वो केवाईसी नहीं हो पाएगा और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो पाएगा, या ओटीपी बेस्ड भी वेरिफिकेशन ना होगा। ये प्रोविजन बहुत जरूरी है जो आधार की सर्वर पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो लोग नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से उनके नाम से केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाते हैं और क्रेडिट कार्ड इशू हो जाते हैं। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले करीब कई सारे सेलिब्रिटीज हैं हमारे बॉलीवुड के, उनके नाम से क्रेडिट कार्ड इशू हो गए थे और उनका सिविल स्कोर गिर गया, जिसमें सनी लियोनी है, अक्षय कुमार है, बहुत सारे लोग। बड़ा आसान था कि आप गूगल पे जाइए, किसी का अक्षय कुमार जीएसटी नंबर ढूंढिए तो आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है। बिल्कुल। उसमें से आगे की कुछ डिजिट हटा दीजिए तो वो पैन कार्ड हो जाता है। यदि मुझे आपका पैन कार्ड, मैं किसी दूसरे अक्षय कुमार का पैन कार्ड लेता हूँ और आपका पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ, अक्षय कुमार कोई दूसरा है बंदर, लेकिन नंबर आपका डाल दिया और उसका आधार लिया, तो मैं आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड इशू करा सकता था। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनीज है वो ये वेरीफाई नहीं करती थी कि ये जो पैन कार्ड और ये जो आधार कार्ड है ये एक ही व्यक्ति का है, वो बस वेरिफिकेशन की ओरिजिनलिटी चेक करते। तो ऐसे में वो क्रेडिट कार्ड इशू तो हो जाएगा, इसके जो क्लोन वाला बंदा है जो फर्जी अक्षय कुमार है, लेकिन सिविल स्कोर खराब हो जाएगा एक्चुअल अक्षय कुमार। तो ये सारे चैलेंजेस इसलिए हैं कि सिस्टम में काफी सारी वल्नरेबिलिटीज थी जो टाइम टू टाइम एक्सपोज हुई है और उसकी वजह से करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। तो ये जो आपने मुझे बताया डेफिनेटली बढ़ रहा है और अभी भी क्रेडिट कार्ड लोगों के नाम से इशू हो जाते हैं, कंपनियां भी खुल जाती हैं लोगों के नाम से और उनके जीएसटी के बकाये भी बिल आ जाते हैं। ऐसे केसेस भी हैं। और अल्टीमेटली इस तरह की समस्याओं से जो असली यूज़र है, जो असली व्यक्ति है, वो नुकसान में रहता है। आनंद कुमार जी आपके पास आएंगे। पे नियर बाई जैसे नेटवर्क में आप किसी भी अपने ग्राहक की पहचान को कैसे सुनिश्चित करते हैं अगर उसका दुरुपयोग होता है, जैसे आधार या पैन कार्ड से फर्जी ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है, तो फिर आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? कंपनी कितनी जिम्मेदारी लेती है? आनंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हैं शायद आप। सॉरी, देखिए ये पूरी जिम्मेदारी हमारी है और हम इस पे पूरी एहतियात बरतते हैं। इट्स अ रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी। और जो आपने कहा कि आधार का नंबर लेना या पैन कार्ड का नंबर लेना, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है यूआईडीआई की और बैंकों की और एनपीसीआई की, कि इनको एब इनिशियो आप इनक्रिप्ट करते हैं और नॉन डिक्रिप्टेबल हैश में आप इसको सेव करते हैं बैंक के आधार वॉल्ट में। तो जो अभी अमित जी ने कहा भी, जो दूसरे सज्जन सॉरी बोल रहे थे कि ये जो ट्रांसमिशन में कहीं पर सेव करना ये गलत है। और हमारे जैसे नेटवर्क में जहां हम एक ट्रस्टेड लोकल रिटेल पार्टनर, जिन्हें हम डिजिटल प्रधान कहते हैं, उनके साथ मिल करके भारत सरकार की सुविधाएं जनसाधारण तक पहुंचाई जाती हैं। तो इसमें आधार का तो एक रिक्वायरमेंट है ही, जहां आप अंगूठा लगा के अपने खाते से पैसा विड्रॉ कर पाते हैं। आम जनता जहां एटीएम नहीं है, डेबिट कार्ड एक्टिव नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट पैन को भी लेकर के है और मोबाइल नंबर को भी लेकर के है। तो मैं एक बार अभी यहाँ पॉज करूंगा, बट आगे बताऊंगा बाकी बातें। डेफिनेटली। आशुतोष सर, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जैसे आनंद जी ने बताया कि ये काफ़ी हद तक अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो करते हैं कि किसी तरह से जो आम ग्राहक है उसकी जो जानकारी है वो सुरक्षित रहे, इसका दुरुपयोग ना हो। दूसरी तरफ जैसे कि अभी अमित जी ने बताया कि ये जो समस्या है ये आम है। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से आप एक फर्जी क्रेडिट कार्ड लोग ले रहे हैं और ट्रांजैक्शन लगातार इस तरह के फर्जी ट्रांजैक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मैं समझना चाहूँगा कि दोनों ही चीज़ें सामने हैं। कंपनियां प्रयास भी कर रही हैं कि डाटा सुरक्षित रहे, दूसरी तरफ फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं।
तो कानून यहाँ पर कितना रोल अदा कर पा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो फर्जीवाड़े करने वाले लोग हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करते हुए कानून से आगे आगे चल रहे हैं, सरकार से आगे आगे चल रहे हैं? देखिए, पहले जो था सिर्फ उसमें जो है एक्शन होता था, आईटी एक्ट जो हमारा 2000 का है उसमें अमेंड किया गया था ऐसे मामलों में। और हमारे यहाँ पे पहले डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं था जो कि यूरोपियन कंट्रीज में है। इसको 2023 में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जिसको हम बोलते हैं डीपीडीपी एक्ट, उसको लाया गया है। और जितनी भी कंपनियां हैं उनको एक समय दिया गया है कि वो अपने सारे सिस्टम को इस एक्ट के अनुसार जो है बना लें, क्योंकि इसमें अगर कोई इंडिविजुअल होता है, अगर वो इस तरह से जिसके पास डेटा दी गई है इंटरेस्ट, अगर उसको वो वायलेट करता है तो 10,000 से लेकर के, और वहीं कोई एंटिटी है जो फिड्यूशियरी है जिसको डेटा जिसके पास दिया गया है एक भरोसे के साथ, और उसको इस डेटा को प्रोटेक्टेड रखना है लोगों का, और अगर वो उस डेटा को जारी करता है, किसी और को देता है गलत तरीके से जिसका मिसयूज होता है, तो ऐसे में जो है इन फिड्यूशियरीज के ऊपर जो है लगभग 250 करोड़ तक का भी फाइन जो है मैक्सिमम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये प्रोविजन जो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में है, इस तरीके का लॉ हमारा ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट से, और ये 1 या 2 साल में जो है पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा। बाय द टाइम जो एंटिटीज हैं इसकी तैयारी जो है वो ऑलरेडी वो कर रही हैं। अब जहां तक जो इस तरह से जो फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेटा जो दिए जाते हैं, सबमिट होते हैं, अगर कोई बैंक अकाउंट खोलने जाए तो उसको अपना पर्सनल डेटा देना होता है, केवाईसी देना होता है, तो क्या ये केवाईसी जो है वो सही तरीके से सिक्योर्ड है, या उसका कहीं मिसयूज होने के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, इन सबको उसमें उस कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि देखिए, किसी का अगर क्रेडिट कार्ड किसी को इशू हो रहा है तो उसका कंसेंट प्रॉपर लिया गया या नहीं लिया गया, उसका मोबाइल नंबर पे जो है बैंक अकाउंट में जो उसका डिटेल्स है उसमें सारे उसके इंफॉर्मेशन आने चाहिए। अब आपने जो ये बॉम्बे की जो घटना जो बताई है, आईआईटी जो इंजीनियर है उसकी जो घटना बताई, उसके अंदर भी अगर हम देखें तो उसको मोबाइल में कोई इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं आया। तो इसका मतलब है कि मोबाइल नंबर को भी चेंज किया गया, और जो है वहां पे जो है सारे काम चल रहे थे, है ना। तो इस तरीके से जो है अगर आप देखें तो बहुत ये सीरियस मामला बनता है, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार ने ऑलरेडी आईटी एक्ट में काफी अमेंडमेंट किए हैं, नए रूल्स को जो है लाए हैं, जिसमें पनिशमेंट को भी रखा गया है। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि फ्रॉड का मामला आता है तो 3 साल से लेकर के टेररिज्म एक्टिविटीज में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का जो है पनिशमेंट है, प्रोविजन है ना। तो ये जो है इस पे काम चल रहा है ऑलरेडी, है ना। और मुझे लगता है कि अगर ये डीपीडीपी एक्ट जब अप्लाई करेगा, जब पूरी तरह से ये अमल में आएगा, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा, है ना। ठीक है, काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन तब तक कई करोड़ लुट चुके होंगे आम लोगों के, वो एक बड़ी समस्या है। अमित जी आपके पास आएंगे सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जब ओटीपी, बायोमेट्रिक और ई-केवाईसी जैसे सिक्योर चैनल तक बाईपास किए जा रहे हैं, तो क्या ये साफ संकेत नहीं है कि जालसाजों की पहुंच हमारी सुरक्षा से एक कदम आगे है? और ऐसे में आम आदमी अपनी पहचान को कैसे सुरक्षित रखे जब सिस्टम खुद भरोसे के लायक ना हो? बिल्कुल, देखिए, खास तौर से बैंकिंग बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। यदि हमारा भरोसा एक बार टूट गया ना, तो फिर ये पूरी डिजिटलाइजेशन की रेस रुक जाएगी। इसलिए बहुत बहुत सक्रिय तौर पर इस पर कदम उठाने चाहिए थे। जब अभी वकील साहब ने बोला कि डीपीडीपी एक्ट के बाद ये सुधरेगा, तो मैं आपको बता दूं कि डीपीडीपी एक्ट तो 2023 का है। 2 साल से तो हम सुन ही रहे हैं कि सुधरेगा सुधरेगा। कब सुधरेगा, कब होगा इसका अमल, और कब एक आध पेनल्टी लगाई जाएगी? इसके बीच में कम से कम 40 क्रिटिकल डेटा हैक तो हम ही ने डिस्कशन कर लिया जी बिजनेस पर। तो यदि हमारी यही सीरियसनेस है कि हम 2 साल पहले एक बिल लाते हैं, उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने में 5 साल और लगा देते हैं, तो 5 साल में तो सब बदल जाएगा। 5 साल में तो क्रिमिनल के मोडस ऑपरेंडी बदल जाएंगे। 5 साल में तो अभी जो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं वो आना शुरू हो जाएगा। फिर हम उस बिल को लेके कर भी क्या लेंगे, और क्या कौन सा हम सेफ्टी प्रोविजन पहुंचा दें। तो मेरी तो बड़े खास तौर पर सरकार को सबसे पहली सलाह यही है कि देखिए, जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। Exactly. जब तक उस पर एक्शन नहीं होगा ना, जब तक उसमें 2-4 लोग अंदर नहीं होंगे, और तब तक सीरियसनेस आती नहीं। आज आप जाइए रेस्टोरेंट में खाना खाने, बिना आपका मोबाइल नंबर लिए बिल नहीं देगा वो आपको। और यदि आप बना कर देंगे कि मोबाइल नंबर नहीं देंगे तो ऐसे ट्रीट करेगा कि आप किस गांव से आ रहे हैं, तो नहीं आपके पास।
आपको बेइज्जत करेगा बेसिकली। अब आप कहोगे कि आपको मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, क्या गारंटी है कि वहां से लीक नहीं होगा या कल के दिन मुझे फालतू के डिस्टरबेंस वाले मैसेज आएंगे? कोई गारंटी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो ये जो फर्क नहीं पड़ने वाली सोच है, जब तक ये नहीं बदली जाएगी तब तक तो ये जाता ही रहेगा। आज यहाँ से जा रहा है, कहीं और से जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सब कहने की बात है कि भैया ये बिल है, ये कानून है। क्रिमिनल थोड़ी ना बिल और कानून देख के अपनी प्लानिंग करता है। क्रिमिनल को सब पता होता है, लेकिन हमें अपने आप को एक कदम आगे रखना पड़ेगा, तब जाके हम शायद आम लोगों का भला कर सकें, जिसके बारे में कोई सोचने को बैठा नहीं। मेरे ख्याल से ये मुझे थोड़ा सा निराशा लगी है अभी कि बड़े बड़े डेटा हैक होगा इस बीच में। हेल्थ केयर कंपनी का हुआ, अभी हमने डिस्कशन किया 6 महीने पहले। उसके बाद और ई कॉमर्स कंपनीज के हुए, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई डीपीटीपी। क्या वो हमारे सेंसिटिव डेटा नहीं था, पीआई डेटा नहीं था, हमारा सारा कुछ था। तो फिर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? कब हम करेंगे एक्शन? और जब हम और लोग फ्रॉड से लुट जाएंगे तब हम चेतने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से सिर्फ कहने के लिए अच्छी लगती हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं, बिल्कुल बड़ी अहम बात आपने कही। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन होते हैं, लेकिन शायद जो एक्शन हो रहे हैं और उसके पैरेलल में जो फ्रॉड हो रहे हैं या जो अपराध हो रहे हैं वो एक्शन से कई गुना ज़्यादा हो रहे हैं। आशुतोष जी, आपसे ही मेरा सवाल ये होगा कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया अमित जी ने कि ये जो समस्या है ये करेंगे हो जाएगा, ये बड़ा थोड़ा सा लचर है, बहुत स्लो प्रोसेस है। इसके पैरेलल में अगर हम देखें तो जो फ्रॉड करने वाले हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले हैं, ये इसको पूरी स्ट्रेटजी के साथ करते हैं, तो हम उनकी स्ट्रेटजी में क्यों पीछे रह जाते हैं? जब हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरी सरकार है, एक पूरा सिस्टम है, उसके बावजूद ये जो गलत काम करने वाले हैं, अपराध करने वाले हैं, ये हमेशा एक कदम आगे क्यों रह जाते हैं? कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है? देखिए, जब क्राइम होता है तो कानून बनता है और उसी से सीखती है सरकार भी, गवर्नमेंट भी। अब हमारा देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट हमारा नहीं था एक जमाने में, ठीक है, उसको लाया गया। हमारे पास नारकोटिक्स का, ड्रग्स से रिलेटेड कोई कानून नहीं था, उसको लाया गया। तो जैसे जैसे जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी तरीके से जो है कानून बनता है, और कानून भी इसी को रोकने के लिए बनाया जाता है और इसको एक डेटरेंस बनाने के लिए जो है बनाया जाता है। और अभी जैसे मेरे मित्र ने बोला कि ये 2023 का डीपीडीपी एक्ट है, तो मैंने पहले ही बताया कि वो एक्ट बन गया है, बट वो अमल में आएगा लगभग 2027 के आसपास। तब तक के लिए जितनी भी एंटिटीज हैं उसको इस एक्ट के हिसाब से अपने सारे सॉफ्टवेयर और अपनी पूरी तैयारी करने का उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि कहीं से डेटा लीक नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेटा लीक होगा, आप एंटिटी हैं, तो आपको इतना ज्यादा फाइन देना पड़ेगा। जहां तक फ्रॉड करने वाले लोगों का जहां तक सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि हर रोज हजारों एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं और हजारों लोग जो है अरेस्ट भी किए जा रहे हैं। अब देखिए, क्राइम लॉ बनाने का मतलब ये नहीं कि क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये डेटरेंस बनेगा और जिसने ये किया है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, जिससे कि बाकी लोगों के लिए सबक बने कि वो जो है इस तरह के काम को ना करे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कानून बन गया तो अब वो पूरा चीज सब जो है खत्म हो जाएगा। पहले भी कानून थे, मर्डर के लिए कानून है, बहुत सारे कानून हैं, हर तरीके के क्राइम्स के लिए कानून बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम नहीं होगा, उसमें उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको सजा मिलेगी, जिससे जो है बाकी लोग उस तरफ इनकरेज ना हो, इस तरह के क्राइम्स को ना करे, उनको एक डेटरेंस हो, उनको रोका जा सके। तो जहां तक डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट की जो बात हो रही है, तो ये पहले हमारे यहाँ नहीं था। इसको जब देखा गया कि नहीं, ये डेटा जो लोग सबमिट कर रहे हैं, अगर वो डेटा, मान लीजिए मैं कोई एंटिटी चला रहा हूँ और मेरे पास वो लोगों का डेटा है, मैंने बैंक अकाउंट ही ओपन किया, मेरे पास सारे डेटा है, और मेरे पास से अगर ये डेटा जो है कोई लेकर के जा रहा है और उसका मिसयूज कर रहा है, तो मेरे लिए किस तरीके के डेटरेंस है, मेरे लिए क्या कानून है, मैं कितना पेनाल्टीज मुझे, क्योंकि फ्रॉड वो एंटिटी नहीं कर रही है मान लीजिए, लेकिन उसकी गलती ये है कि वो डेटा को जो देना या लीक करना या किसी को एक्सेस देना गलत तरीके से, उसके लिए जो है उनको उस परव्यू में लाना कि आपको इतना 250 करोड़ तक का जुर्माना, मतलब एक बड़ा कदम है सरकार का। मैं ये नहीं कहता कि सारे कानून अभी बन गए तो अब जो है खत्म हो जाएगा क्राइम, नहीं, कम होगा, कमी आएगी, पनिशमेंट उसमें दिया जाएगा, रिकवरी होगी। अभी जिनके पैसे चले गए उसमें पहले देखिए आप, बैंक अकाउंट सीज नहीं होता था, बहुत मुश्किल टेडियस काम होता था। अब उनको ऑथोरिटीज दी गई है कि अगर कोई भी आपके पास कंप्लेंट आता है पुलिस ऑथोरिटीज के पास, साइबर सेल के पास, तो जिस भी अकाउंट में वो पैसा गया उसको तुरंत जो है सील किया जाता है, ताकि वो फर्दर पैसा वहां से ना निकले या ट्रांसफर हो सके। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे कि इस पर काम नहीं हो रहा है। हमारा कहना यह है कि काम बड़ा स्लो हो रहा है
और कंसेंट देना तो अपनी एक अलग बात है कि आपने किसी चीज़ को समझा, जाना, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आपने कंसेंट दिया। समस्या तो यहाँ है कि आपको पता भी नहीं है और आपके आधार पर आपके नाम सर न जाने कितने बैंक अकाउंट चल रहे हैं, आपके नाम से न जाने कितने क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं। समस्या वहाँ पर है कि आपको पता ही नहीं कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है। आपके पास आएंगे आनंद सर, आपसे समझना चाहेंगे, ये समस्या शहरों में रिपोर्ट हो रही है, जो जागरूक लोग हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें तो ग्रामीण इलाकों में है। ग्रामीण इलाकों में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ फ्रॉड भी हो गया है, पैसे भी चले गए, अब वो करें तो क्या करें। जागरूकता की कमी नो डाउट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि ग्रामीण इलाकों में ये जो प्रोसेस होता है आपका, बिना बायोमेट्रिक ओटीपी लोग ले लेते हैं, हमने कई जगह पर देखा है। ऐसे में आप इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपके जो एजेंट हैं वो जब पूरा केवाईसी प्रोसेस करते हैं तो डेटा सुरक्षित रहे, इस डेटा का मिसयूज ना हो? देखिए, मेरा मानना है कि लोगों को ये बात खुद समझनी होगी कि उन्होंने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया कि उनके नाम की लॉटरी लग गई और अचानक से उनको 2 करोड़ का इनाम मिलेगा और वो अपना ओटीपी दें। उनको अपने कर्मों पे भरोसा होना चाहिए। और ये ग्रीड और फियर 2 कारण से जो है आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग एक स्वच्छ ट्रांजैक्शन अभियान के माध्यम से पे नियर बाय के रिटेलर्स और कस्टमर्स को हम लोग अवगत कराते हैं कि आप अपना पैन खुद यूज करें, अपना ही मोबाइल यूज करें। और मैं आपके माध्यम से ये जनसाधारण को बताना चाहूंगा कि आप लूटने वाले को छोड़िए, आप लुटाने पे क्यों आमद हैं। आप ही फेसबुक पे जाके अपने बच्चे की बर्थडे बता रहे हैं जो कि आधे लोगों का पासवर्ड होता है। तो ये बातें लोगों को सहजता से सिखानी बहुत आवश्यक है। और वो अगर लोकल भाषा में लोकल लोगों के माध्यम से ट्रस्टेड पार्टनर्स के थ्रू ये कम्युनिकेट किया जाए तो बहुत ही कारगर होता है। मैंने ये देखा है कि जो फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए जो प्रमोशन के कार्य हैं वो जब जनसाधारण तक पहुंचते हैं उसके पहले 50 और फ्रॉडस्टर खड़े हो जाते हैं, इससे सीख जाते हैं वो। तो ये फ्रॉड अवेयरनेस कम्युनिकेशन भी अपने आप में एक बहुत ही नपा तुला तरीका है कि आप क्या ना करें बताएं, पर उससे क्या हो जाएगा ये ना बताएं। कि अगर आपने ABCD अपनी डिटेल दी तो आपका ये हैकिंग हो सकता है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अपना मुंह छुपा के रखें, अगर कहा जाए अगर बारिश आ रही है तो छाता रखें, पर नहीं होने से आपका क्या नुकसान हो सकता है उतनी ज्यादा बताने अगर फ्रॉड में गए आप तो फ्रॉडस्टर्स ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं, मेरा मानना है। दूसरा, देखिए, भारत गतिशील है। अभी इस समय विकसित भारत के लिए डिजिटाइजेशन बहुत अनिवार्य है और इस स्पीड को हम सबको बहुत ही समझदारी से इंजॉय करना है। और चौकीदार तो अपनी चौकीदारी कर ही रहा है, पर आप आंख बंद करके सोते हैं जब तो थोड़े सजग अपने को भी रहना होगा कि ये नहीं कि हम अपने दरवाजे खोल करके सो गए, सब कुछ अलमारी खोल करके सो गए। तो अपना अगर डिजिटल पे जाना है उसमें स्पीड, सर्टेनिटी, रिपीटेबिलिटी अगर बार बार आनी है जिससे एफिशिएंसी आएगी तो यही हमें विकसित बनाएगा। जैसा आशुतोष जी ने कहा कि चोर के पीछे पुलिस है, बदमाशी है तो कानून है, ये ऐसे ही होगा, यही नियम है समाज का। क्योंकि समाज इतना क्रूकेड माइंडेड नहीं होता कि पहले से ही वो कल्पना करे और कानून नियम बनाए और उसको अपराधों को घोषित करे। हाँ, मैं अमित जी से वाकिफ रखता हूं कि जो कानून बनाए गए हैं उनको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों को थोड़ा क्लियर हो, जो फ्रॉडस्टर्स हों उनको पकड़ करके जैसे बाकी और मुल्कों में सजा दी जाती है कठोर, वैसी एक पीनल एक्शंस होने चाहिए ताकि लोग डरें। और मैं नॉट एज अ माउथ पीस फॉर गवर्नमेंट बट मैं I4C और FIU इंड बहुत काम कर रहे हैं मिलजुल करके बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ, और कई एथिकल हैकर्स मिलकर के साथ में लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। I4C प्रॉपर इसकी SOP बनाई गई है कि कंट्रोल्स कैसे हों। पर ये 1903 पे फोन करना बहुत अनिवार्य है जहां कुछ घटना घटे। पर आप अपना बैंक खाता प्लीज किसी को म्यूल की तरह यूज करने ना दें। बिल्कुल, अपने पिताजी को भी नहीं, अपने मित्र को भी नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि चोर आगे चलता है, सरकार कानून उसको पकड़ने के लिए पीछे चलता है, लेकिन चोर जिस ताले को खोलने जा रहा है वो ताला भी सरकार का है। तो समस्या ये नहीं है कि चोर के पीछे आपको चलना है, समस्या ये भी कि अपना ताला भी आप इतना मजबूत रखें कि वो चोर उस ताले तक पहुंच ना पाए। तो समस्या यहाँ दो तरफ सरकार की, एक तरफ तो कानून बनाने की, दूसरी तरफ उस ताले को मजबूत करने की। तो ताला हमारा जो आधार है, हमारा जो पूरा जहाँ हम KYC करते हैं, जो हमारी सुरक्षा की जो सरकार तमाम आइडेंटिटी देती है, उसको सिक्योर करने की भी तो जिम्मेदारी सरकार की है ना सर, इसको भी तो देखना होगा। अमित सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर हम देखें तो पुलिस, बैंक, फिनटेक और ग्राहक, इन चारों के बीच पहचान की चोरी का मामला आने पर सबसे बड़ा गैप कहां होता है, ये समझना जरूरी है। और क्या हमें एक
केंद्रीय साइबर फ्रॉड ग्रीवांस ग्रिड बनाने की जरूरत है जो कार्यवाही, मुआवजा और रिकॉर्डिंग सब एक जगह करे? देखिए, हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो स्टेट अफेयर है। उसके लिए केंद्रीय कितनी भी जांच कमेटी बना लोगे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक स्टेट लेवल पुलिस इंगेज नहीं होगी, उस पर वो तुरंत प्रक्रिया हो नहीं पाती है। जैसे I4C की बात की, इतना अच्छा काम कर रही है I4C, FIU बहुत अच्छा काम कर रही है, पर I4C भी कोऑर्डिनेशन बॉडी है। ये खुद अरेस्ट नहीं कर सकते, खुद इन्वेस्टिगेशन करके किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट के लिए प्रोसिक्यूशन तक नहीं ले जा सकते। इनको अल्टीमेटली एक लोकल स्टेट पुलिस को इंगेज करना पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, उसमें ही स्लो होता है प्रोसेस, उसमें भी डिले भी आ जाते हैं, उसमें क्रिमिनल को बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि हम स्टेट को ही पुश करें किसी तरीके से। और हर स्टेट हमारे बहुत बड़ा स्टेट है, तो उनके पास जो लोड हो, वैसे अभी 1930 पर इतनी कॉल आती है कि मुझे कंप्लेन आने लगती है कि साहब 1930 पर तो कॉल हैंडल ही नहीं हो रही, हम इतने कॉल करते हैं उठाते नहीं है, फिर वो चुपचाप एक लाइन बोल देते हैं कि यहाँ पर कंप्लेन कर दो, कुछ एक्शन नहीं लेते। ये हो रहा है, सच है। क्यों है? क्योंकि लोड इतना ज्यादा। अब उस लोड को कम कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली हम स्टेट लेवल पे उसको मूव करें, किसी तरह स्टेट लेवल जो कॉल सेंटर्स हैं डेवलप करें, इन्वेस्टिगेशन यूनिट डेवलप करें, S4C डेवलप करें। ये करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक चीज कर देने से वो चीजें कंक्लूड होंगी नहीं होंगी। दूसरा जो मैं एक बात यहाँ पर रेज करना चाहूंगा, जब आपने 4 चीजें बोली, कोई भी साइबर क्राइम सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन के बिना तो नहीं हो सकता। करेक्ट। और तीनों चीजों की वेरिफिकेशन कुछ हद तक होती है, KYC तो होता ही है, सिम कार्ड का भी होता है, बैंक अकाउंट का भी होता है, मोबाइल का IMEI ऑडिट होता ही है। जैसे ही नेटवर्क पे आएगा, ऑपरेटर उसको मॉनिटर करना शुरू कर देता है। उसके बावजूद हम क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाते। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं प्रोसेसेस में ये लूपहोल्स हैं। सबसे पहले जब फर्जी KYC के नाम पे सिम कार्ड इशू हो जाए, या बैंक अकाउंट बन जाए, या मोबाइल फोन चोरी के हो जाए। अभी 1 करोड़ से ज्यादा फोन जो चोरी के थे ब्लॉक किए गए सरकार द्वारा, इसी चीज को रोकने के लिए। सिम कार्ड ब्लॉक किए गए बहुत सारे, 1.5 करोड़ से ज्यादा। लेकिन ये सारी चीजें अभी भी क्रिमिनल को नहीं रोक पा रही, क्योंकि क्रिमिनल अब वर्चुअल नंबर यूज करना शुरू कर देता है, क्रिमिनल अब बाहर से कॉल कर रहा है, पाकिस्तान के नंबर से। बहुत सारी चीजें हैं जो अडॉप्ट हो जाती है डिपेंडिंग ऑन कि अब ये चीजें अवेलेबल है तो यहाँ चले जाए। एक चीज जो वन लाइन में हाँ जरूर बोलना चाहूंगा, कि जैसे हम ये कहते हैं ना, लोगों को अवेयर करो, हम अपने जेब से, हम अपने तरफ से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं कि भाई तुमने गलती कर दी, तुमने क्यों ऐसा कर दिया। अरे वो तो गलती करेगा ही, उसने तो अपना पैसा बैंक में रख दिया है इस भरोसे के संग कि अब कभी भी इस बैंक से दूसरे बैंक में जाएगा तो इस बैंक की जिम्मेवारी है। वो उसने कभी कैश नहीं दिया किसी को, किसी भी इस तरह के फ्रॉड में कैश नहीं दे दिया किसी के घर जाके अब वापस मांग रहा हूं। उसने बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर किया, उसके बाद बैंक कहता है मैं नहीं ला सकता, भाई तूने कर दिया, बात खत्म होगी, तेरी गलती। ऐसे कैसे हो सकता है? और बार बार ऐसा होता है, और एक लाख करोड़ लोगों का पैसा निकल जाता है। मतलब ये थोड़ा सा मुझे कि हम सिर्फ उसी गलती बनाने के लिए, तूने गलती कर दी, अब 60 लाख रुपए तूने डाल दिया, 5-7.5 करोड़ ट्रांसफर कर दिया, अब नहीं आएगा वापस, तो भाई अब मैं नहीं कर सकता। ये जो स्टैंड है ना, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। डेफिनेटली यूके के अंदर एक लॉ बना लास्ट ईयर अक्टूबर में, जिसमें उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक को दी। उन्होंने कहा चाहे विक्टिम की गलती हो चाहे बैंक की, फर्क नहीं पड़ता, पैसा 85 लाख 85,000 पाउंड तक का आपको देना पड़ेगा, 5 दिन के अंदर तुरंत विक्टिम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। करेक्ट। ये लॉ बनते ही सारे बैंक AI और ये और मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सब एक्शन में आ गए, सब एक्शन में आ गए, सब टेक्नोलॉजी है। अब तब तक सो रहे थे। ऐसे एक इंडिया में लॉ लाना पड़ेगा। जैसे आप जिम्मेवारी किसी की दे दोगे ना, आप कब तक अवेयरनेस फैलाते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे साहब 4 तरीके सीख लीजिए OTP का, 5वां बताएंगे, अब ये ऐसे भी फ्रॉड होने लगा, अब डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। ये तो सर हो गई, कभी रुकेगा थोड़े ना, और गलतियां लोग करेंगे। अच्छा होगा कि हम किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि यदि मैंने पैसा रखा है लॉकर के अंदर, तो कोई तो उसको मॉनिटर कर रहा है, और कल के दिन वो लॉकर से ही लॉकर में जा रहा है, बैंक से ही बैंक में जा रहा है, तो आना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बड़ी अहम बात आपने कही। अब हर रोज टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और उसका जितना सदुपयोग हो रहा है उससे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और उस दुरुपयोग के तौर पर हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट है और भी तमाम तरह की नई नई चीज़ें आ रही हैं जो आम लोगों के जेब पर, उनके बैंक अकाउंट पर डाका डाल रही हैं। सरकारें प्रयास कर रही हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, कानून बन रहे हैं, ठीक भी किया जा रहा है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जिसके पैसे चले जाते हैं उसका दिल जानता है कि वो पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे। कई मामलों में तो नहीं आते हैं,
और जो मामले रिपोर्ट होते हैं, जो बताए जाते हैं, उन तक तो फिर भी आ जाते हैं। ज़्यादातर मामले जो रिपोर्ट ही नहीं होते उनका तो कोई जिम्मेदार है ही नहीं। फिलहाल इस चर्चा का तो कोई अंत नहीं है जब तक ये फ्रॉड ना रुके। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया अमित जी, और बहुत शुक्रिया आनंद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। और यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस।